इस वक्त की बड़ी खबर जोजिला टनल से जुड़ी। पहाड़ पर धमाके के साथ जोजिला टनल के काम की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर जोजिला टनल के काम की शुरुआत की। जोजिला दर्रे के पहाड़ पर जैसे ही पहला धमाका हुआ, सामरिक महत्व की सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया। चीन से तनातनी के बीच लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद अब श्रीनगर और कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है और साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण यह बंद रहता है। इसके चलते कारगिल और लेह लद्दाख के लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और बालटाल से हाईवे नंबर 1 पर आवाजाही बंद हो जाती है। लेकिन 14 किलोमीटर लंबी टनल बनने से कश्मीर के जरिए कारगिल और लेह लद्दाख के लिए आवाजाही 12 महीने खुली रहेगी और 3 घंटे का कम समय भी लगेगा। काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। यह टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। यह टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेह तक गया हूं। मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कतें हैं। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इसकी खासियत बताते हुए और ये बताते हुए कि उन्होंने खुद अनुभव किया है कि किस तरीके से श्रीनगर, कारगिल और लेह तक जब आना जाना होता था तो कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन अब जब ये टनल बन जाएगी, जब ये 6 साल में पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद किस तरीके से इन इलाकों के लोगों के लिए भी काफी सुविधा होगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से, पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ हैं, संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, आप ही के पास आते हुए जनरल वीके सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने खुद अनुभव किया है किस तरीके की दिक्कतें पेश आती थी। नितिन गडकरी ने कहा कि बहुत लंबा समय लगा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी कि जल्द से जल्द इसको शुरू कर दिया जाए, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बस इंतजार ये है कि जल्द से जल्द ये टनल तैयार हो। देखिए 2005 में तय हुआ था कि इस जो ऐसी सड़कें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सामरिक दृष्टिकोण से, उनको जो है बनाया जाए। उसके बाद लगातार, क्योंकि ये कोई 1 दिन या 2 दिन में इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है, बाकायदा जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है उन सब इलाकों का, क्योंकि 6 साल में इस टनल को बनाया जाना है। आपको याद होगा कि अभी जब अटल टनल बनाई जा रही थी उसमें 4 साल का समय तो सिर्फ इस वजह से लग गया क्योंकि ऊपर से एक नाला रहा था जो कि अंदर रिस रहा था। तो इस तरीके की चैलेंजेस जो हैं इस तरीके के टनलिंग में ज़रूर आती हैं और अभी इन्होंने टेंटेटिव टाइम 6 साल का रखा है। हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन अगर अंदर पहाड़ के अंदर किसी तरीके की चीज़ें अगर इस तरीके की हैं, क्योंकि भारत में जो है ज़्यादातर टनलिंग जो है वो ड्रिल और ब्लास्ट मेथड से किया जाता है, तो ऐसे में ये चुनौती बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 11,000 से ज़्यादा ऊंचाई पर इस टनल को बनाया जा रहा है। और ये अभी तक जो है अटल टनल सबसे ऊंची टनल थी इस तरीके इतनी हाइट पे, लेकिन अब जब ये टनल बन के तैयार हो जाएगी 6 साल बाद, तो ये एशिया की सबसे लंबी टनल होगी 11,000 फीट की ऊंचाई पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से भी, और ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक मार्वल के तौर पर जो है इसको देखा जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं होता उस पूरे इलाके में, क्योंकि बर्फबारी होगी। टनल बनने के बाद जो है रास्ता आसान होगा, लेकिन जो टनल जब बन रही होगी तो वो बर्फबारी के दौरान जो है बन रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब 6 महीने बर्फबारी के चलते पूरा काम बंद रहेगा, इनके पास सिर्फ 6 महीने का समय होगा। बड़ी चुनौती संदीप बता रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती संदीप बता रहे हैं। संदीप, इस पर आपसे भी और समझने की कोशिश करेंगे। रिफत, इसी सवाल के साथ आपके पास, क्योंकि बर्फबारी होती जब ये रास्ता बंद रहता है तो ऐसे में इसका निर्माण कार्य कैसा होगा, ये बहुत अहम सवाल अब खड़ा होगा, क्योंकि आज से अब इसकी शुरुआत भी हो गई है।
देखिए, जहाँ तक टनल के निर्माण कार्य का काम है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि टनल में जब सुरंग खोदी जाती है तो अंदर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तेज़ हवाएं भी नहीं आती हैं, ठंडी हवाएं भी नहीं आती हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि दोनों साइड से भी काम शुरू किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आज इसकी शुरुआत हुई तो द्रास के साइड से अब ये टनल खोदी जाएगी। जब सुरंग बन जाती है तो अंदर से काम लगातार जारी होता है। सिर्फ एक चैलेंज रहता है कि जो ये मलबा होता है उसको बाहर फेंकना है, वो काम भी किया जाएगा। जिस तरीके से 6 साल का जो है अरसा दिया गया है, यानी 6 साल में ये टनल मुकम्मल करनी है, तो उसका मतलब है कि ये लगातार इवन नाइट शिफ्ट्स में भी काम करना होगा, क्योंकि 14 किलोमीटर लंबी टनल और वो भी इस एरिया में अगर लगातार काम शुरू नहीं हुआ तो इसमें 20 साल लग सकते हैं, जो काफ़ी टनल्स में देखा गया है कि काफ़ी टाइम लगा। ये डिफिकल्ट एरिया है और अगर 6 साल का ये वक्त दिया गया है तो उसका मतलब है कि लगातार काम होगा इस पे 12 महीने, और विंटर में भी काम होगा और साथ ही कुछ शिफ्ट्स में अलग अलग काम होगा, ताकि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, ताकि ये जो 14 किलोमीटर एक लंबा एरिया है और इस एरिया में जो बहुत हार्ड रॉक्स हैं उसको कुरेदना, उसको जो है सुराख बनाना और उसके बाद उसका बाकी काम करना, ये बहुत आसान काम नहीं, बहुत डिफिकल्ट काम है। यही वजह है कि तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए इस पे लगेंगे। पहले एक एस्टिमेट 16 करोड़ रुपए का भी बना, 1600 करोड़ रुपए का भी बना, लेकिन एस्केलेशन बहुत ज्यादा हुई। इवन 7,000 8,000 करोड़ का भी सोचा जा रहा था इस टनल पे कॉन्ट्रैक्ट देने का, लेकिन 4500 करोड़ का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और इसका मकसद ये है कि 6 साल में ये काम मुकम्मल किया जाएगा, और अगर ये 6 साल में मुकम्मल किया जाएगा ये काम, तो इसको बहुत जो है लोग अप्रिशिएट करेंगे कि अगर वाकई टाइम पे ये काम मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, चुनौती बड़ी लेकिन विकल्प भी है, रिफत बता रहे हैं। पवन, आपके पास आते हुए जाहिर है इसका रोड मैप भी तैयार किया जाएगा कि जब बर्फबारी होगी तो उस दौरान किस तरीके से निर्माण कार्य में कोई बाधा ना हो। हाँ बिल्कुल, देखिए टनल का काम आज शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से रिफत ने और संदीप ने उठाया है कि बर्फबारी के दिनों में कैसे काम होगा। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने हैदराबाद की इस कंपनी को दिया है, तो इसको भी नज़र में रखा गया होगा कि जब हालात वहाँ पर बर्फबारी होती है, हालात ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है, तो उन दिनों में कैसे काम करना है। जैसा रिफत बता रहे थे कि सुरंग के भीतर का जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन भीतर का जो मलबा है उसे बाहर निकालने में दिक्कत जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंटों के ऊपर भी गौर किया गया होगा। जो इनकी इंजीनियरिंग विंग होंगे, जो इनके बड़े इंजीनियर होंगे, उन्होंने बैठ के इस पर बात की होगी किस तरह से बर्फबारी के दिनों में काम करना है, क्योंकि अगर 6 महीने काम बंद रहता है तो 6 साल का जो समय दिया गया है उसमें 12 साल लग सकते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ 6 महीने ही काम होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर उस पॉइंट्स के ऊपर भी गौर किया गया होगा। और जहाँ तक हमें लगता है कि इस टनल का काम 6 साल से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इतना रेट इसका नहीं था। पहले इसका बहुत कम रेट था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाए थे, बहुत सी दिक्कत वहां पर आ रही थी, लेकिन अब काम शुरू हो चुका है। आज के दिन से वहां पर नितिन गडकरी ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम शुरू करवाया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया होगा कि जब बर्फबारी होगी, हालात वहां पर ख़राब होंगे, रोड बंद हो जाएंगे, तो उन दिनों में कैसे काम करना है और कौन सी टीम्स वहां पर जो इंजीनियरिंग विंग की होंगी, जहाँ पर जो मजदूर होंगे वो उसी इलाके से लिए जाएंगे जो उस वेदर में भी काम कर सकें। बाहर से लेबर जो वहाँ पर जाती है, क्या वो उन हालात में उस टेम्परेचर के बीच काम कर पाएगी, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर गहन चर्चा उसके बीच हुई होगी। और हमें लगता है कि काम समय पर पूरा होगा और इलाके के लोगों को काफी लाभ इसका मिलेगा। और रोड मैप भी होगा, जाहिर है इन सभी बिंदुओं पर जिनको हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं उन बिंदुओं पर भी विचार किया गया होगा। बालटाल में हालांकि धमाका किया गया, लेकिन किस साइड से शुरू होगा, क्या दोनों साइड से, जैसा कि रिफत बता रहे थे। लेकिन इस सबके पीछे भी बता दें कि अगले 6 साल में पूरी होने वाली जोजिला टनल में सुरक्षा के लिहाज से सभी सुविधाएं रहेंगी मौजूद। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी लगे रहेंगे, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यह टनल हर मौसम में खुली रहेगी, यानी सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी यहां आवाजाही चालू रहेगी, जिसकी वजह से जोजिला से संपर्क नहीं टूटेगा। इस टनल में गाड़ियों की चलने की अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और टनल में आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट की सुविधा और फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ फोन की सुविधा भी रहेगी मौजूद। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा अप्रोच रोड भी तैयार हो जाएगा, टनल भी तैयार हो जाएगी, लेकिन जो खासियत है अत्याधुनिक सुविधाओं से इस टनल को लेस किया जाएगा। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, चुनौती आपने बताई, लेकिन रिफत और पवन उसके विकल्प भी बता रहे हैं और जाहिर है उस पर चर्चा भी की गई होगी, लेकिन आप तक क्या जानकारी, किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटा जाएगा? क्योंकि अगर रास्ता बंद रहता है ऐसे में निर्माण कार्य में बाधाएं तो आएंगी।
बिल्कुल गायत्री, देखिए इसीलिए समय जो है 6 साल का लग रहा है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जो एक दूसरा एक्सिस है एनपीटी, जिसको कि नीमू पदम धारचा एक्सिस बोला जाता है, जो कि जो अटल टनल से होते हुए वो रास्ता सीधा कारगिल की तरफ आता है, जिसको कि लेह से जोड़ा जाना है। वहाँ पे एक सिंकुला पास है जिसकी हाइट जो है 16,000 के ऊपर के आसपास है, और उसमें भी एक टनल बन रहा है, लेकिन उस जगह जो है बर्फ़बारी कम होती है, वहाँ पे जो है जो स्नो लाइन है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो ऐसे में वहाँ बर्फ़बारी कम होती है, तो वहाँ जो टनल बनना है वो जो है 2 से 3 साल में बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 6 साल लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रख के रख रहा है कि अगर मौसम की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, मौसम की वजह से या वहाँ जो हार्श वेदर है उसकी वजह से, क्योंकि जोजिला जो है वो 11,500 पे ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे स्नो लाइन बहुत नीचे है, यानी कि वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। एवलॉन्च प्रॉन एरिया है, वो पूरा बहुत ज़बरदस्त एवलॉन्च आते हैं उस जगह पे, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में जो मशीन होती हैं, जो ड्रिल मशीन होगा या ब्लास्ट के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें जो है दिक्कत हो सकती है, और यही वजह है कि इसको पूरा ध्यान में रख के पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। मैं आपको बताऊं कि इसका एक प्लानिंग जो है इससे पहले की जा रही थी, रूट जो है उसको दोबारा से डिज़ाइन भी जो है उसको चेंज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये प्रकृति, अगर हम लोग नेचर में अगर हम लोग किसी एक ऐसे पहाड़ को ड्रिल करते हैं, जाहिर सी बात है कि बाहर से हालांकि पूरी जांच की जा चुकी होती है, उसके जितने पत्थर हो गए या वहाँ के जो सॉयल हो गए, उसकी पूरी जांच करने के बाद पता लगता है कि ये पहाड़ किस तरीके से और किस तरीके से जो है इसमें दिक्कतें आ सकती है। तो ये सारा प्लान किया गया है, और यही वजह है कि 6 साल का समय जो है इसके लिए लग रहा है। आपको याद होगा कि जो अटल टनल बनाई गई है उस जगह भी जो है स्नो लाइन बहुत ज़्यादा नीचे और बर्फ़बारी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ऐसे में जो 6 साल का जो टाइम लगा था वहाँ पे काम ज़रूर चल रहा था, लेकिन जैसे कि रिफत ने भी बताया कि जब टनलिंग करते हैं तो अंदर जो जितना भी जो पहाड़ के जो टुकड़े हैं जो कि जिनको बाहर निकालना है, एस्केप टनल जो एक तैयार की जाती है वहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन वही है कि ये पूरा चीज़ जो है ध्यान में रखा गया होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे काम को जो है कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि बीच में रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। तो वो पूरी चीज़ें ज़रूर जो असेस की गई हैं, वेदर असेस किया गया है, वहाँ पे जो मैन सपोर्ट है और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो सारा असेसमेंट करने के बाद ही जो है इसका समय दिया गया है 6 साल। और अगर बर्फबारी अगर नहीं होती, अगर इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती तो शायद इसका समय जो है और कम होता, क्योंकि बाकी टनल्स की बात करें नॉर्मल अलग जगह पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी, इसीलिए इतना वक्त रखा गया है, क्योंकि कई मुश्किलें हैं, इसीलिए 6 साल का वक्त रखा गया है। मुश्किलें नहीं होती तो शायद उससे कम में इसको पूरा करने की कोशिश होती। इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जोजिला टनल से जुड़ी हुई आ रही है। पहाड़ पर धमाके के साथ जोजिला टनल के काम की कर दी गई है शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर जोजिला टनल के काम की शुरुआत की। जोजिला दर्रे के पहाड़ पर जैसे ही पहला धमाका हुआ, सामरिक महत्व की सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो गया। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है, और साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण ये बंद रहता है। इसके चलते कारगिल और लेह लद्दाख के लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और बालटाल से हाईवे नंबर 1 पर आवाजाही बंद हो जाती है। रास्ता बंद रहने से सेना की मूवमेंट भी प्रभावित होती है, लेकिन टनल बनने से कश्मीर के जरिए कारगिल और लेह लद्दाख के लिए आवाजाही 12 महीने खुली रहेगी। फिलहाल दर्रे को पार करने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन टनल बनने से मात्र 15 मिनट में 3 घंटे की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है इस टनल का, बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बालटाल की, जहां पर धमाके के साथ ही निर्माण कार्य की शुरुआत। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला टनल के निर्माण का काम आज शुरू हो गया है। ये टनल कारगिल से कश्मीर घाटी को जोड़ेगी। जोजिला सुरंग की लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी। फिलहाल 6 महीने तक जोजिला दर्रे का रास्ता बर्फबारी से बंद रहता है, लेकिन टनल बनने के बाद साल भर आम वाहनों के साथ साथ सेना के वाहनों की भी सीमा पर आवाजाही बनी रहेगी। चीन के साथ सीमा पर बरकरार तनाव के बीच सरकार ने देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के ठोस कदम तेजी से उठाने शुरू कर दिए हैं। अटल टनल के जरिए लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है, और अब श्रीनगर से करगिल को साल भर जोड़े रखने की तैयारी हो चुकी है। 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल बन जाने के बाद लद्दाख का पूरा एरिया भारत के बाकी हिस्सों के साथ 12 महीने जुड़ा रहेगा।
लद्दाख का एरिया 6 महीने तक भारी बर्फबारी की वजह से कटा रहता था। उससे न सिर्फ आम लोगों को मुश्किलात आती थी बल्कि सेना को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब 6 साल के बाद ये टनल जब पूरी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद न सिर्फ सेना की मूवमेंट इस रोड पे जारी रहेगी बल्कि आम लोग आसानी से किसी भी देश के हिस्से में 12 महीने जा सकते हैं। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते पर वाहन चलाना खतरे से भरा है। आने वाले दिनों में सकरे और टेढ़े मेढ़े रास्तों की जगह नई सुरंग का इस्तेमाल करके घंटों का सफर मिनटों में तय किया जा सकेगा। सुरंग बनने के बाद NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर से लेह के बीच साल भर यात्रा की जा सकेगी। इस सुरंग की लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी। इस सुरंग तक पहुंचने के लिए 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड बनाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में 32.78 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में 6,808 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई सुरंग बनने में 6 साल का वक्त लगेगा, जबकि अप्रोच रोड बनाने में 2.5 साल का वक्त लगेगा। फिलहाल जोजिला दर्रा पार करने में 3 घंटे लगते हैं। सुरंग बनने के बाद 3 घंटे की यात्रा 15 मिनट में होगी। इस सुरंग का निर्माण ऐसे वक्त में शुरू किया गया है जब चीन के साथ LAC पर तनाव बढ़ा हुआ है। जोजिला सुरंग के बनने के बाद सीमा पर भारतीय सेना की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। द्रास और करगिल इलाके को श्रीनगर से जोड़ने वाली इस सुरंग के बनने के बाद चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर से आए खतरे से भी तुरंत निपटा जा सकता है। जोजिला टनल बनने से हमारी जो प्रेजेंस है, चाहे वो कारगिल सेक्टर हो, चाहे श्रीनगर से लेह तक हो, जब हम मौजूद हमारी सेना मौजूद रहेगी 24/7 365 दिन, तो ये मान के चलिए कि पहले हमारा नेशनल NH1D पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, हमारी सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, हमारे जो सेना का मूवमेंट है वो 365 दिन होगा। इस सुरंग की बुनियाद प्रधानमंत्री ने 2018 में रखी थी। काम भले देर से शुरू हुआ, लेकिन सरकारी खजाने को बचत भी हुई है। दो 2018 में जोजिला सुरंग के निर्माण का काम IL&FS कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन कंपनी वित्तीय संकट में फंसकर दिवालिया हो गई। 15 जनवरी 2019 को कंपनी का ठेका कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद नए टेंडर जारी करने से पहले गडकरी ने परियोजना में कई बदलाव के साथ सुरंग और अप्रोच रोड एक साथ बनाने का फैसला लिया। नए बदलाव का फैसला लेने से प्रोजेक्ट की लागत घट गई और सरकार को 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई। फिलहाल इस सुरंग का काम शुरू हो गया है और आने वाले 6 साल में यह पूरा हो जाएगा। इस सुरंग के बनने का मतलब सीधा यह है कि अगर दुश्मन कदम बढ़ाने की जुर्रत करता है तो सेना का हाथ मिनटों में उसकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, जोजिला टनल से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। एक अहम खबर, घुसपैठियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में LOC पर आग लगाई है, जिससे उस इलाके में कई माइन ब्लास्ट हो रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में ज्यादा नुकसान होने के बाद अब पाकिस्तान की सेना ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान की ओर से पिछले 20 दिनों में 3 बार LOC पर आग लगाई जा चुकी है, ताकि रास्ता साफ होने के बाद उस इलाके में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। कल शाम को भी बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी आग लगाई गई थी, जो भारतीय इलाकों तक पहुंच गई है। आग को बुझाने के लिए सेना की टीम लगी हुई है। पाकिस्तान की एक और कायराना साजिश। आग की आड़ में घुसपैठ का नया प्लान। भारत के आगे बेबस पाकिस्तान की बौखलाहट। LOC पर पाकिस्तानी साजिश का धुआं। पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत
से जुड़ी न्यूज 18 की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। बुधवार शाम पाकिस्तान ने बालाकोट सेक्टर में आग लगाई, जो भारतीय इलाके में पहुंच गई। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी की ऊंची पहाड़ियों पर धुआं सा नजर आया। पेड़ों की हरियाली के बीच उठते काले धुएं में छुपी गहरी साजिश को सिर उठाता देख भारतीय सेना फौरन चौकन्नी हो गई और इस बात को समझते देर नहीं लगी कि ये धुआं जिस आग की वजह से उठ रहा है उसमें साजिश की लकड़ी जल रही है। अब ये साजिश किसने रची और ये आग किसने और क्यों लगाई, इस सवाल के जवाब की तलाश तेज हो गई है। सीमा पार से घुसपैठ के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने एलओसी से सटे जंगलों में आग लगा दी। आग पीओके में लगाई गई, जो बुधवार शाम मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में एलओसी से सटे जंगलों के बड़े हिस्से में भी फैल गई, जिसके बाद घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें आग की चपेट में आ गईं, जिससे धमाके दूर तक सुनाई दिए। देश की रक्षा में जुटी भारतीय सेना जब दुश्मनों के बड़े से बड़े हथियारों की आग अपने देशवासियों तक पहुंचने नहीं देती, तो एलओसी पर लगी ये आग क्या चीज है। सेना के जवान आग को बुझाने में जुट गए। डरपोक पाकिस्तान को जब भारत को सताने का कोई और रास्ता पल्ले नहीं पड़ता, तो वो ऐसी ही नीच हरकतों पर उतर आते हैं। मकसद होता है भारतीय सेना का ध्यान भटकाने का, ताकि एक तरफ सेना आग से निपटने में लग जाए, तो वहीं दूसरी ओर से पाकिस्तान के बुज़दिल आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। बुखलाया पाकिस्तान घुसपैठ करवाने के रोज नए नए तरीके ढूंढ रहा है। यही कारण है कि एलओसी के ऊपर पिछले 20 दिनों में 3 बार आग लगा दी है, ताकि रास्ता साफ होने के बाद आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। पाकिस्तान को लगता है कि ऐसी साजिश रचकर वो भारत में आसानी से घुसपैठ कर सकेगा और इसी वजह से वो लगातार एलओसी पर इस तरह की आग लगाने की कोशिश में जुटा है। ऐसी हरकतें पाकिस्तानी सेना पहले भी करती रही है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान 3 बार ये नाकाम कोशिश कर चुका है। एलओसी पर अशांति के लिए पाकिस्तानी सेना ने 6 अक्टूबर को भी पुंछ जिले के 3 सेक्टरों में आग लगा दी। कई इलाकों में घास और सूखे पत्तों में लगाई आग मेंढर, बालाकोट और मनकोट सेक्टर में काफी अंदर तक फैल गई। आग से एलओसी के पास बिछाई गई बारूदी सुरंगों में लगातार विस्फोट होने लगे। इन सुरंगों को भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाया हुआ था। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी पाकिस्तान के आतंकी इसी तरह की कोशिश कर भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश कर चुके हैं। पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान को हैरेस कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है चीन के सामने बंध चुका है और अब यही मौका है कि हिंदुस्तान की फौज को परेशान किया जाए और हिंदुस्तान की फौज से कुछ फायदा उठाया जाए, उसको तंग करके। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि ये 13 लाख की फौज है। 13 लाख की फौज में से कुछ ही लाख के सैनिक जो हैं ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के सामने है। बाकी सारी जो फौज है वो अभी भी पाकिस्तान सेंट्रिक है, वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़ी है। साफ है कि एलओसी के पास आग लगाना पाकिस्तानी सेना की साजिश का हिस्सा है। असल में पाकिस्तान बर्फबारी शुरू होने से पहले कश्मीर में अधिक से अधिक आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है, लेकिन घुसपैठ करने के बाद भारतीय क्षेत्र की बारूदी सुरंगें आतंकियों के लिए खतरनाक होती हैं और शातिर पाकिस्तान ये जानता है कि इस तरह आग लगाकर जब बारूदी सुरंग फट जाएंगी तो आतंकियों के लिए जमीन में छिपा कोई खतरा नहीं रहेगा। वैसे सिर्फ सीमा पर आग लगाना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के मकसद से ही सीज फायर का भी लगातार उल्लंघन करती आई है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार सीज फायर का वायलेशन भी इसी वजह से किया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का ध्यान रिहायशी इलाकों में लोगों को बचाने में जुटा रहे और किसी न किसी तरीके से जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं वहां से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल रही है। पाकिस्तान अपनी साजिश को कामयाब करने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपना रहा है और इसके लिए उसे एक मजबूत आतंकी संगठन की मदद की जरूरत रहती है। तभी तो जब पूरी दुनिया की नजर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर गड़ी हुई है, तो पाकिस्तान बड़े शातिर तरीके से दुनिया की नजरों से ओझल एक दूसरे आतंकी संगठन को कश्मीर में सक्रिय करने की कवायद कर रहा है। भारत के खिलाफ अपनी छोटी बड़ी साजिशों को सफल करने की कोशिश में पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद की जगह जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन अल बद्र को खड़ा कर रहा है।
अभी हाल में हुए घुसपैठ की घटनाओं में अल बद्र शक के घेरे में है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी अब अल बद्र में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि वो कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, भारत के आगे आखिरकार उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आतंकी संगठन जैश को लेकर न्यूज 18 ने बड़ा पर्दाफाश किया है। जैश ए मोहम्मद का पर पूरी दुनिया के देशों की नजर रखे जाने के बाद अब पाकिस्तान उसकी जगह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का पता चला है। पाकिस्तान यहां अल बद्र को खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान ने 26/11 के आतंकी हमले के बाद इस प्रकार दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए जैश ए मोहम्मद को लश्कर तैयबा की जगह खड़ा किया था। अभी हाल ही में हुई घुसपैठ की घटनाओं में अल बद्र संदेह के घेरे में है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी अब अल बद्र में हो सकते हैं शामिल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश, पाकिस्तानी बैट की बड़ी साजिश नाकाम, जैश की जगह अल बद्र पर पाकिस्तान का दांव, कश्मीर में आतंक फैलाने का अल बद्र का प्लान, कश्मीर में अब अल बद्र के गुर्गों की शामत। सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव खबर आ रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से। आतंकी संगठन जैश को लेकर न्यूज 18 ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दुनिया भर की नजर में आ जाने के बाद अब पाकिस्तान उसकी जगह जम्मू कश्मीर में अल बद्र को खड़ा कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को अल बद्र के नाम पर भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आतंकी हमलों के मंसूबे पाल रहा है। इस बार पाकिस्तान ने आतंकियों के माथे पर जैश की जगह अल बद्र का ठप्पा लगाने की तरकीब निकाली है। अल बद्र कश्मीर के अंदर काफी सक्रिय रहा, लेकिन बाद में कुछ कारणों से पाकिस्तान ISI ने इसे खत्म कर दिया और अल बद्र काडर को अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब ISI और PLA मिलकर दोबारा कश्मीर के अंदर आतंकवाद के लिए एक नया गुट खड़ा कर रहे हैं और उस गुट का नाम अल बद्र रखा गया है। अल बद्र, जैसे मैंने पहले कहा, कोई नया गुट नहीं है, लेकिन अब इसे दोबारा खड़ा किया जा रहा है चीन की मदद से। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश नाकाम की थी। पाकिस्तानी सेना ने बैट आतंकियों की आड़ में भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। तंगधार इलाके में भारतीय सेना की चिनार कोर के जवानों को पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकियों की कुछ हरकत दिखाई दी थी। इसके बाद LOC पर 3-4 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। भारत ने इस तरह से सीमा पर चौकसी बरती है कि लोग समझ गए हैं कि ये भारत 2014 के बाद का भारत है, अलग भारत है। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान 200 के करीब आतंकियों को बर्फबारी शुरू होने से पहले कश्मीर में भेजने की फिराक में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये आतंकी लॉन्चिंग पैड और टेररिस्ट कैंप में तैयार बैठे हैं और पाकिस्तान अल बद्र के नाम से इनको भेजने की साजिश बना रहा है। इधर सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय से आतंकियों के सफाई के लिए मुहिम चला रखी है। ऑपरेशन ऑल आउट से शुरू हुए इस अभियान का एक ही मकसद है, आतंकियों का पूरी तरह सफाया। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि उस पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी ब्लैकलिस्ट होने का डर सता रहा है। FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने की पाकिस्तानी साजिश। इमरान ने जैश के आतंकियों को दिया अल बद्र का नाम। फिर बेनकाब हुई पाकिस्तान की आतंकी साजिश। जैश पर पाबंदी के बाद अल बद्र के भरोसे इमरान। पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही चाल चली है जो उसने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चली थी। 2008 में पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा पर पाबंदी के बाद जैश ए मोहम्मद में आतंकियों की भर्ती की और अब जैश पर पाबंदी के बाद वो आतंकियों को अल बद्र में भेज रहा है। पाकिस्तान ने 1999 में आतंकी संगठन अल बद्र बनाया था और इसे हल्की फुल्की मदद किया करता था, लेकिन जब से उस पर FATF की तलवार लटकनी शुरू हुई है, तब
तब से उसने नई साजिश शुरू की और अलबद्र के जरिए घुसपैठ कराकर कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में जुट गया। जब कभी आतंक होता है और आतंक करवाता है पाकिस्तान, तो सीधे सीधे उंगली पाकिस्तान के खिलाफ उठती है। लेकिन यदि एक ऐसा संगठन, लोकल संगठन जम्मू और कश्मीर में क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, तो पाकिस्तान को ये बहाना मिलेगा कि हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान के लोकल लोग हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या रोल है। तो इससे वो अपने छवि FATF में बचाने की कोशिश करेगा। एक तरफ कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है, दूसरी तरफ आतंकियों को पालने पोसने के चक्कर में पाकिस्तान अंदर ही अंदर बुरी तरह से खोखला हो चुका है। इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के साथ ISI के ये मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की इस चाल को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। बिग बॉस का 14